तो इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि इन केस वेयर देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इन केस वेयर देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट even without any actual loss or damage, even without any actual loss or damage। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई अगर कोई इंफ्रिंजमेंट हो रहा है किसका, लीगल राइट का, ठीक, किस चीज का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है बिना किसी, किस चीज के, बिना किसी एक्चुअल लॉस और डैमेज के, ठीक। द पर्सन हुज राइट इज इन्फ्रिंज्ड हैज अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक। तो ये किस बात की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंजूरिया सिने डेमनो, ठीक। ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, क्या कहता है ये प्रिंसिपल, इंजूरिया सिने डेमनो, ठीक। ये प्रिंसिपल है, ये कहता है कि भाई इंजरी हो रही है, अगर डैमेज नहीं भी हो रहा है तो क्लेम एक्शनेबल होता है, ठीक। P was wrongfully prevented by the returning officer from exercise his vote in an assembly election। P को एक रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, wrongfully prevent किया किस चीज के लिए, उसका वोट डालने से इलेक्शन में। Still he P brought an action claiming damages। Which of the following derivation is correct, ठीक है। तो भैया P ने क्या किया, केस किया किस चीज के लिए, डैमेजेस के लिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि P would succeed in his action as it is mandatory to pass vote। ये आपका एलिमिनेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आपके प्रिंसिपल के साथ नहीं जाता और ये बहुत वेग सी बात कर रहा है कि भाई इट इज मैंडेटरी टू पास वोट। कहां लिखा है मैंडेटरी टू पास वोट। सेकंड बोल रहा है P would succeed in his action as he was wrongfully prevented from exercising his legal right of voting in that election। C बोल रहा है P would not succeed in his election as he did not suffer any loss in that election। और D बोल रहा है कि P would not succeed in his election as the candidate for whom he wanted to give his vote won the election। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा कि भाई उसका कैंडिडेट जीत गया, उससे क्या लेना देना। देखिए वोट नहीं लेने दिया मतलब क्या हुआ, लीगल राइट, ठीक, लीगल राइट was infringed, ठीक। किस चीज का इंफ्रिंजमेंट हुआ, लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ, बट नो इंजरी। आई मीन इंजरी तो हुई है, नो डैमेजेस, ठीक। किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, ठीक। इंजरी हुई, लीगल राइट का वायलेशन हुआ, लेकिन डैमेजेस नहीं हुआ, ठीक। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डैमेजेस भले ही ना हो पर अगर इंजरी है तो क्लेम एक्शनेबल होगा। तो अब ये तो हम समझ गए कि ये क्लेम एक्शनेबल होगा, तो ये सी भी क्या बोल रहा है कि क्लेम एक्शनेबल नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बचता क्या आपके पास, बी इज द राइट आंसर, ठीक। कि P would succeed होगा एक्शन में, क्यों, क्योंकि he was wrongfully prevented from exercising his legal right of voting in that election, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, there are certain acts which though harmful are not wrongful in law। कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं पर wrongful नहीं होते, therefore do not give legal right to bring action in law। तो वो क्या करते हैं, वो कोई लीगल राइट नहीं देते आपको उन एक्ट्स में कि आप एक एक्शन ला सके लॉ में। टू द पर्सन हु सफर फ्रॉम सच एक्ट, कौन पर्सन, ऐसे किसी पर्सन को वो ऐसा कोई भी लीगल राइट नहीं दे सकते कि वो कोई एक्शन ले आए लॉ में, ठीक, क्योंकि वो हार्मफुल तो होते हैं पर रॉन्गफुल नहीं होते, ठीक। फिर प्रकाश का एक राइस मिल है, उनका नेबर है शांति, वो दूसरा राइस मिल बनाता है और क्या करता है कि प्रकाश को टफ कंपटीशन देता है। प्रकाश is a rice mill, his neighbor Shanti sets up another rice mill and offers a tough competition to Prakash, ठीक। As a consequences प्रकाश के प्रॉफिट गिर जाते हैं, प्रकाश प्रॉफिट fall down, he brings a suit against Shanti for damages। अब ये जो एक्ट है ये हार्मफुल तो है
क्या है, हार्मफुल है बट नॉट रॉन्गफुल। ठीक, कैसा है ये, हार्मफुल है बट नॉट रॉन्गफुल। ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे क्या प्रकाश कोई एक्शन लेके आ सकता है, नहीं आ सकता। तो प्रकाश कैन सक्सीड, प्रकाश कैन नॉट सक्सीड, प्रकाश मे सक्सीड, प्रकाश कैन सक्सीड। तो भैया जब हम बात कर रहे हैं कि हार्मफुल है बट रॉन्गफुल नहीं है, प्रिंसिपल लगाया, सीधी सी बात है कि कोई भी क्लेम नहीं हो सकता डैमेजेस का। तो कैन नॉट सक्सीड वाले ऑप्शन कितने हैं आपके पास, एक है। पहला क्या बोल रहा है, प्रकाश कैन सक्सीड इन हिज क्लेम इट इज द केस ऑफ एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल डैमेज हुआ है पर कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है नहीं। प्रकाश कैन नॉट सक्सीड इन हिज क्लेम फॉर डैमेजेस इट इज द केस ऑफ डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, टेम्पनम सिने इंजुरिया। ठीक, सी प्रकाश में सक्सीड इन हिज क्लेम फॉर डैमेजेस एज इट इज द केस ऑफ लॉस टू हिज बिजनेस। तो लॉस हो रहा है आपको कॉम्पिटिटर के कारण हो रहा है, वो हार्मफुल है आपके लिए पर अनलॉफुल नहीं है। ठीक, and the last one is Prakash can succeed in his claim for damages as it is a case of damages as a result of infringement of his legal right। भाई कौन सा लीगल राइट वायलेट हुआ इसमें बताइए क्वेश्चन। ठीक, तो आपका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 23, a condition to a contract can also be complied with after the happening of the event to which such a condition is attached। ठीक, एक कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगी हुई है वो कब हो सकती है, वो उस इवेंट के होने के बाद भी हो सकती है जिस इवेंट के साथ वो कंडीशन अटैच्ड है। ठीक, A promises to pay ₹5,000 to B on the condition that he shall marry with the consent of C। A बोलता है B को कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा अगर आप C, D और E की कंसेंट से शादी करोगे। B marries without the consent of C, D, E but obtains their consent after the marriage। B भैया क्या करता है, उनकी कंसेंट के बिना शादी करता है, लेकिन क्या करता है, उस कंसेंट को आफ्टर मैरिज वो ऑब्टेन कर लेता है। क्या कर लेता है, आफ्टर मैरिज उनकी कंसेंट को वो ऑब्टेन कर लेता है। अब क्या ए को बी को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि बी ने कंडीशन फुलफिल की कि नहीं की। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वो कब कंप्लाई की जा सकती है, उस इवेंट के होने के बाद भी कंप्लाई की जा सकती है जिस इवेंट के साथ वो कंडीशन अटैच है। ये कंडीशन किसके साथ अटैच थी, बी की मैरिज के साथ। किसके साथ अटैच थी, बी की मैरिज के साथ। इसने क्या किया, आफ्टर मैरिज उनकी कंसेंट ले ली। कब ले ली उनकी कंसेंट, आफ्टर मैरिज ले ली। हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि इवेंट के होने के बाद भी वो कंडीशन क्या थी कि भैया सी, डी और ई का आपको कंसेंट लेनी है। विदाउट कंसेंट क्या की इसने शादी, लेकिन बाद में क्या ले ली, कंसेंट। कंडीशन हो गई पूरी, पैसा देना पड़ेगा किसको, ए को। तो क्या हो गया आपका राइट आंसर, राइट आंसर हो गया आपका डी, बी हैज फुलफिल्ड द कंडीशन। ये द कंडीशन इज इलीगल, आपको गलत है। बी हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन, क्यों भाई, उसने फुलफिल करी है। बी's मैरिज इज नॉट वैलिड, ये तो भाई वेग है। देखिए ये वेग है, ये वेग, और ये बी हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन वाली बात आती है तो फुलफिल तो उसने करी है कंडीशन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, किलिंग इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर whilst deprived of the power of self control by intense and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation। देखिए क्या होता है कि ये बोल रहा है कि किलिंग इज नॉट मर्डर, किसी इंसान को मारना तब मर्डर नहीं होता जब वो अपने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया हो। ठीक है, और किसका, आपने किसको मार दिया हो, उस आदमी को मार दिया हो जिसने आपको सडनली और बहुत ही ग्रेव तरीके से प्रोवोक किया हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल किसकी बात कर रहा है, ये प्रिंसिपल आपके डिफेंस की बात कर रहा है। जो डिफेंस क्या होता है, डिफेंस होता है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। ठीक, a man found his girlfriend sleeping in her own bedroom। एक आदमी है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बेडरूम में सोते हुए देखा, किसके साथ, एक दूसरे आदमी के साथ, विद अनदर मैन नेम्ड बी। ठीक है, a did not do
किस चीज के साथ आया, विद लोडेड गन आया, ठीक है, और बट फाउंड द प्लेस एम्प्टी, उसे क्या मिला, उसे वो जगह खाली मिली, ठीक। आफ्टर 15 days he saw his girlfriend dining in a restaurant, 15 दिनों के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखा, खाना खाते हुए देखा। विदाउट वेटिंग फॉर इवन अ सेकंड ए फायर्ड 5 bullets at his girlfriend who died on the spot, भैया उसने बिना एक सेकंड की देरी के 5 बुलेट अपनी गर्लफ्रेंड को दाग दी, मार दी, ठीक, उसकी गर्लफ्रेंड ऑन द स्पॉट मर गई। अब ये बताइए कि ये कहां से कहां तक सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन, जब उसने उसे दूसरे के साथ सोते हुए देखा था, अगर तभी वो मार देता तो अलग बात थी। घर गया, बंदूक के लेके आया, जगह खाली मिली, 15 दिन इंतजार किया, 15 दिन बाद गर्लफ्रेंड दिखी तब मार दी। ये 15 दिन तक सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, किलिंग इज नॉट मर्डर, ग्रेव सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ठीक है। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए कुड हैव किल्ड बी इंस्टेड ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, एलिमिनेट, ठीक, इसमें मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि हमेशा हम क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं। ए कुड हैव किल्ड बोथ बी एंड हिज गर्लफ्रेंड, एलिमिनेट, ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सी बोल रहा है ए डिड नॉट किल हिज गर्लफ्रेंड अंडर इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन, और डी बोल रहा है ए किल्ड हिज गर्लफ्रेंड अंडर इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि ये इंटेंस और सडन प्रोवोकेशन नहीं है। ऐसे सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव प्रोवोकेशन 15 दिनों तक बाद नहीं आता, 15 दिनों तक नहीं सस्टेन करता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों कि whoever by words or written writing conveys to other any imputation concerning any person's reputation is said to defame that person। भाई कोई आदमी जब बोल के या लिख के किसी दूसरे आदमी को कुछ ऐसी इंप्यूटेशन कन्वे करता है किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन के बारे में, तो वो क्या कमिट करता है, वो डिफेमेशन कमिट करता है। फैक्ट, ड्यूरिंग अ मैरिज सेरेमनी, एक मैरिज सेरेमनी के दौरान circulated a pamphlet saying that as sister of the bride is a thief, she has stolen the shoes of the bridegroom। भैया एक मैरिज के दौरान एक सर्कुलेट कर देता है पूरे में कि जो दुल्हन की बहन है जिसका नाम क्या है एस, वो चोर है क्योंकि उसने क्या किया है, दूल्हे के जूते चुराए हैं, ठीक। अब भैया ऑप्शन है बोला ए हैज डिफेम्ड द ब्राइडग्रूम, ठीक है, लेकिन उसने किसके बारे में बोला, उसने तो एस के बारे में बोला जो कि किसकी बहन है, ब्राइड की बहन है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। बी ए हैव डिफेम्ड द ब्राइड, भाई चोर उसने अपनी चोर उसकी बहन को बोला है, तो ये भी आपका एलिमिनेट। A has defamed S और A did not defame S, he never intended to। भाई उसमें इंटेंशन किया भी, यहाँ पे कोई बात ना फैक्ट में बोला है कि उसने अनइंटेंशनल किया, ना हमारे प्रिंसिपल में कोई इंटेंशन की बात हुई है, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि A has defamed S, क्यों, क्योंकि उसने उसे क्या बोला, थीफ बोला, चोर बोला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम। आधे क्वेश्चंस हमने इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पहुंच गए। इसका प्रिंसिपल कह रहा है कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस। भाई एक कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट, ठीक है, एक चीज को करना है, काम को करना है, एक एक्ट को करना, कैसे पार्टली एक एक्ट से और पार्टली एक ओमिशन से क्या होता है, ऑफेंस होता है, ठीक। A confined her daughter D in a room। A ने क्या किया, अपनी बच्ची D को एक रूम में बंद कर दिया। A also did not provide any food to her। और क्या किया, अपनी डॉटर D को उसने कोई खाना भी प्रोवाइड नहीं किया। Consequently D died of starvation। भैया उसका क्या निकला कि भाई D भूख के कारण मर गई, ठीक। अब इसने क्या किया, एक तो उसे कमरे में बंद कर दिया, वो क्या हुआ, एक्ट, और खाना देना, खाना ना देना क्या हुआ, ओमिशन, ठीक, जिसके कारण वो मर गई। भाई बाहर होती तो शायद खुद जाके कहीं खा लेती, ठीक। तो पार्टली एक्ट से पार्टली ओमिशन से उसने उसे मार दिया। तो भैया ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कन्फाइनिंग डी, ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ डी, ए कमिटेड नो ऑफेंस। ऐसी तो बात ही नहीं रही, इंसान मर गया कैसे आपने। अब यहाँ पे बोला सिर्फ कन्फाइनिंग नहीं, कन्फाइन भी नहीं किया, खाना भी नहीं दिया, जिसके कारण वो मर गई। ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू डी, जी नहीं,
उसने सीधे सीधे एक क्राइम किया कॉजिंग डेथ टू डी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए हमें। ठीक, और जो भी कोई परेशानी है बिल्कुल आप हमें रीच कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27? क्वेश्चन नंबर 27 का प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि whoever does not arrest the killer, ऐसा कोई भी आदमी जो किलर को अरेस्ट नहीं करता है और मैटर को रिपोर्ट नहीं करता, किसको? कंसर्न अथॉरिटीज को, खुद एक ऑफेंस कमिट करता है। क्या कमिट करता है? खुद एक ऑफेंस कमिट करता है। ठीक है, A woman sees B another woman killing a third woman C। एक औरत है, क्या नाम A, B को देखती है कि वो B क्या कर रही है? C को मार रही है। ठीक है, किल कर रही है। A क्या करती है? ना ही अटेम्प्ट करती है कि B को अरेस्ट कर सके, ना ही कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है। ठीक, अब हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से इन्होंने ना उसे अरेस्ट करने की कोशिश करी। ठीक, neither arrested nor informed। ठीक, तो अगर हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए इन्होंने क्या कमिट किया है? इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। तो A has not committed an offense, बिल्कुल गलत। A has committed an offense, बिल्कुल सही। B has not committed an offense, B की यहाँ बात ही नहीं हो रही प्रिंसिपल में। B has committed an offense, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बात यहाँ मुद्दा कौन है प्रिंसिपल में? A। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही जवाब। आपका सही जवाब क्या हो गया? आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल इन चीजों को ध्यान से समझना है। एक चीज बिल्कुल हमेशा याद रखिए, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या करना है। हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक, हमें उससे क्या करना है? हमें उससे चिपकना है। क्या करना है? चिपकना है। We have to stick to the principle। जो प्रिंसिपल बोल रहा है वो ही हमारे लिए सच है। प्रिंसिपल अगर बोल रहा है कि सुबह 6 बजे रात होती है, तो जी हाँ, सुबह 6 बजे रात होती है, आपको वैसा ही मानना है। तो आपको क्या बन के रहना है? आपको बिल्कुल फेविकोल का जोड़ बन के रहना है। और जो भी ये कहेगा इसको हम पढ़ेंगे, इस पे फैक्ट्स पे हम इसे लगाएंगे और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मूल मंत्र को बच्चों अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए, कॉपी में रख लीजिए और दिमाग में रख लीजिए, कॉपी में बिल्कुल लिख लीजिए। बिल्कुल फ्रंट पेज पे जैसे खोले आप, सबसे पहले आपको क्या चीज लिख लीजिए कि प्रिंसिपल से चिपकना है और फेविकॉल का जोड़ बनना है। प्रिंसिपल को फैक्ट पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। False imprisonment is a tort और wrong। False imprisonment जो होता है वो क्या होता है? tort होता है। Which means the total restraint of a person's liberty without lawful justification। जिसका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन की लिबर्टी को टोटल रिस्ट्रेन किया जाता है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। ठीक है, फैक्ट्स। A part of a public road had been closed for spectators। पब्लिक रोड का एक पार्ट क्या हुआ? ऑफ अ बोट रेस। ठीक है, स्पेक्टेटर का बोट। क्या हुआ है? पब्लिक रोड का पार्ट बोट रेस के स्पेक्टेटर्स के लिए क्लोज कर दिया गया। ठीक, P wanted to enter but he was prevented by D and other policemen because he had not paid the admission fee। P को एंटर करना था, ठीक है, लेकिन उसको D और कुछ अदर पुलिसमैन ने एंटर नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि उसने फीस पे नहीं करी। ठीक, P was able to enter the enclosure by other means but was unable to go where he wanted to go। P जो है वो दूसरे रास्तों से अंदर तो घुस गया, लेकिन वो क्या हुआ? वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उसे जाना था। The policeman refused access to where he wanted to go but allowed him to remain where he was or to go where। पुलिसमैन ने उसे जहां उसे जाना था वहां जाने से रोक दिया, लेकिन उसे कहा कि या तो आप वापस चले जाओ या जहां खड़े हो वो खड़े रहो।
P remained within the enclosure and refused to leave. P वहीं खड़ा रहा, उसने मना कर दिया जाने से. Subsequently, P sued D for false imprisonment. और उसके बाद P ने कहा कि भाई मैं आपको false imprisonment के लिए sue कर रहा हूँ. It was a case of false imprisonment, but D could not made liable for it. भैया ये केस कैसे false imprisonment का हो जाएगा? क्या यहाँ पे उसकी लिबर्टी का टोटल रिस्ट्रेन हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था. ठीक, तो जब उसकी लिबर्टी का टोटल रिस्ट्रेन नहीं हुआ था तो कैसा false imprisonment? B बोल रहा है D could not be made liable for false imprisonment as he has not touched him. टच करना जरूरी है क्या? false imprisonment में हमारा प्रिंसिपल ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है. ठीक, C बोल रहा है कि D could be made liable for false imprisonment as he did restrict P's movement. उसने P की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करी, लेकिन क्या उसने पूरे तरीके से उसको रिस्ट्रेन किया? किस तरीके की रिस्ट्रेन हो रही है यहाँ पे? टोटल रिस्ट्रेन की बात हो रही है. तो D क्या कह रहा है? D could not be made liable for false imprisonment as he did not totally restrict P's movement. बिल्कुल सही, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा कि भाई वो टोटली रेस्ट्रिक्टेड नहीं था P का मूवमेंट, वो वापस जा सकता था और कहीं जा सकता था, बस वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा सकता था. ठीक, समझ गए? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29. ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 बात कर रहा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की. ये कहना है कि एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज वन हु इज एम्प्लॉयड टू डू सम वर्क ऑफ हिज एम्प्लॉयर. एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो अपने एम्प्लॉयर के कुछ काम करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है. ठीक है, ही इज एंगेज्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. उसे किसके अंदर एंगेज किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर से एंगेज किया जाता है. ही अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट एंड इन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. ठीक है, वो क्या करता है? वो गिवन रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चीज अंडरटेकिंग लेता है, और जब वो एक्चुअली अपने वर्क का एग्जीक्यूशन करता है तो ही इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल और फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ हिज एम्प्लॉयर. वो भैया अपने एम्प्लॉयर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, ना ही वो अपने एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस को फॉलो करता है. ही मे यूज हिज ओन डिस्क्रिशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क असाइन. वो अपने वर्क को जो उसे असाइन किया जाता है उसे करने में अपनी खुद की डिस्क्रिशन यूज कर सकता है. अब इन जनरल एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट्स. एक एम्प्लॉयर उन टॉर्ट्स के लायबल नहीं होता जो उसके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कमिट होते हैं. बट द एम्प्लॉयर मे बी हेल्ड लायबल इफ ही डायरेक्ट्स हिम टू सम केयरलेस एक्ट. लेकिन अगर उस एम्प्लॉयर ने उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उस केयरलेस एक्ट के लिए डायरेक्ट किया है तब वो लायबल हो सकता है. फैक्ट्स. रमेश हायर्ड अ टैक्सी कैब टू गो टू दिल्ली एयरपोर्ट. रमेश ने एक टैक्सी हायर करी दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए. As he started late from his home, he kept on urging the taxi driver to drive at a high speed and driver followed the direction. भैया वो घर से लेट निकला और ड्राइवर को क्या बोलता रहा? तेज चलाओ, तेज चलाओ, तेज चलाओ. तो ड्राइवर ने उसके डायरेक्शन फॉलो की और तेज चलाने लगा. Ultimately, due to high speed, an accident took place causing injury to a person. ठीक है, अब क्या हुआ भैया? हाई स्पीड के कारण हो गया एक्सीडेंट और एक इंसान को हुई इंजरीज. ठीक, चलिए अब देखिए टैक्सी ड्राइवर क्या होता है? टैक्सी ड्राइवर होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. उसे हम बताते नहीं है कि टैक्सी कैसे चलाना, क्या चलाना, वो अपने हिसाब से चलाता है. लेकिन और उससे अगर कोई टॉर्ट कमिट होता है तो उसके लिए जिसने टैक्सी को हायर किया है, हम उसके एम्प्लॉयर हो गए, हम लायबल नहीं होंगे. लेकिन अगर हम ही उसे कोई केयरलेस एक्ट करने को बोलते हैं तो फिर तो हम लायबल होंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ कि टैक्सी ड्राइवर को बोला तेज चलाओ, तो भाई उसी ने उसको रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव करने को बोला. तो एम्प्लॉयर ने उसे क्या बोला? डायरेक्टेड हिम टू, क्या किया? डायरेक्टेड हिम टू डू अ केयरलेस एक्ट. ठीक, क्या डायरेक्ट किया? उसने डायरेक्ट किया केयरलेस एक्ट के लिए. ठीक, तो भैया मेरे को तो मुझे लगता है पूरा कि वो लायबल होगा. ठीक, प्रिंसिपल स्टिक टू द प्रिंसिपल से स्टिक होने पे यही समझ में आता है कि वो लायबल होगा. रमेश वुड बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजेस एंड ही एक्सरसाइज द कंट्रोल बाय गिविंग डायरेक्शंस टू द ड्राइवर. ठीक है, रमोद. अच्छा चलिए देखिए, तो वही 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है. जैसे ही हमें पता चला कि रमेश लायबल होगा तो ये तीन ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके एलिमिनेट. क्यों? क्योंकि दूसरा बोल रहा है रमेश वुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेजेस बिकॉज़ द ड्राइवर वाज एन इंडिपेंडेंट
Ramesh would not be held liable for damages because Ramesh did not know the consequences of such rash driving. Ramesh would not be liable as car was not owned by him. तीनों बोल रहे हैं would not be liable, not be liable, not be liable. और हम क्या बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं liable है. तो liable है तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा कि Ramesh would be held liable for damages as he exercised the control by giving direction to the driver. ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून. ऐसा कोई भी एक ऑफेंस नहीं होता जो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून से कमिट हो एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के हो. ठीक है. इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मींस एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन. ठीक. बाय लॉफुल मींस एंड प्रॉपर केयर एंड कॉशन. तो भैया ऐसा कोई भी चीज जो कि एक्सीडेंट से हो, मिसफॉर्च्यून से हो, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के हो, किसी लॉफुल एक्ट को करने के कारण हो, वो लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में और लॉफुल मींस से हो रहा था, वो पेपर प्रॉपर केयर और कॉशन से हो रहा था, उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाए जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है तो वो ऑफेंस नहीं होता है. फैक्ट. ए टेक्स अप अ गन. एक गन खाता है. नॉट नोइंग वेदर इट इज लोडेड और नॉट. उसे पता नहीं होता कि लोडेड है या नहीं है. पॉइंट्स इट प्लेफुली एट बी एंड पुल्स द ट्रिगर. मजाक में उसको बी की तरफ पॉइंट करता है, क्या करता है? ट्रिगर पुल कर देता है. कॉन्सिक्वेंसली क्या होता है? बी की डेथ हो जाती है. ठीक. अब भैया बात हो रही है कि बी की डेथ एक्सीडेंटल है कि नहीं है. ठीक. तो देखिए क्या ये प्रॉपर केयर और कॉशन जो हमारा प्रिंसिपल बात कर रहा है इसमें है? जब आपको पता नहीं है कि लोडेड है कि नहीं है तो आप ऐसे किसी की तरफ कैसे चला सकते हो? हाँ ठीक है. एक्सीडेंट से हुआ, मिसफॉर्च्यून से हुआ, ठीक, समझ में आया. कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, लेकिन लॉफुल एक्ट तो नहीं कर रहा था, ना लॉफुल मैनर में कर रहा था, ना लॉफुल मींस से कर रहा था. लेकिन जो प्रॉपर केयर एंड कॉशन की बात हो रही है, क्या वो है वहां पे? बिल्कुल नहीं है. तो भैया ये डेथ क्या एक्सीडेंटल मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी. ये डेथ एक्सीडेंटल नहीं मानी जाएगी. तो ये भी कोई 10 सेकंड वाला सवाल है क्योंकि ऑप्शन बी बोल रहा है बीज डेथ इज एक्सीडेंटल एज ए हैड नो इंटेंशन टू किल. बी इंटेंशन की कोई बात ही नहीं है. बीज डेथ इज एक्सीडेंटल एज ए वाज जस्ट पॉइंटिंग द गन प्लेफुली एट बी. भाई मजाक में किसी को भी मार देंगे क्या? बीज डेथ इज एक्सीडेंटल एंड ए डिड नॉट हैव द नॉलेज दैट द गन इज लोडेड. बिल्कुल नहीं. ठीक. तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बीज डेथ इज नॉट एक्सीडेंटल एज देयर वाज वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए. ठीक. ये आपका हो जाएगा सही जवाब. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 का प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि एन एग्रीमेंट में बी एंटर्ड इनटू ओरली और इन राइटिंग और बाय कंडक्ट. एक एग्रीमेंट कैसे एंटर किया जा सकता है? एंटर किया जा सकता है, राइटिंग में एंटर किया जा सकता है और कंडक्ट से भी एंटर किया जा सकता है. ठीक है. फैक्ट्स बोल रहा है ए वेंट टू द शॉप ऑफ बी एंड पिक्ड अ टूथब्रश एंड गिव अ चेक ऑफ ₹20 टू बी एंड लेफ्ट द शॉप. ठीक है. ए भैया बी की दुकान में गए, टूथब्रश उठाया, एक चेक निकाला ₹20 का और दे दिया और शॉप छोड़ दी. पेमेंट ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड थ्रू अ चेक. ए डिड नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी. ए शुड हैव कैरीड अ करेंसी नोट ऑफ ₹20 टू मेक द पेमेंट. देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी. भैया चेक से कोई पेमेंट नहीं हो सकता, ये किसने बोला? एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई. ए शुड हैव कैरीड अ करेंसी नोट ऑफ ₹20 टू मेक द पेमेंट. बिल्कुल नहीं. ये सारी चीजें वेग है. चलिए अब आपका बचता है बी. ये बी और डी में आपका थोड़ी सी लड़ाई बच रही थी. एक बोल रहा है कि एंटर नहीं हुआ एग्रीमेंट में, दूसरा बोल रहा है कि एंटर हुआ. देखिए तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो गया, ठीक है, उसने जब शॉप में जो सामान लगा रहता है वो क्या होता है? शॉप में जो सामान लगा रहता है वो होता है आपका एक इन्विटेशन टू एन ऑफर. ठीक है. वो गया, उसके पास ऑफर था, इन्विटेशन टू एन ऑफर था, वो टूथब्रश खरीदने का. उसने टूथब्रश उठाया, उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन पे की और आ गया. कंसिडरेशन जिसे मिली उसने रोका कि नहीं ये 20 का नहीं, 50 का नहीं, 40 का नहीं, मुझे नहीं बेचना या कुछ भी. उसने वो चेक उठा करके रख लिया. तो ये इनके बीच में एग्रीमेंट है. ये एग्रीमेंट कैसे हुआ है? ये बाय कंडक्ट हुआ है. ठीक. तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा. ये इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 का प्रिंसिपल कह रहा है कि लॉ never enforces an impossible promise. लॉ कभी भी एक impossible promise को enforce नहीं करता है. ठीक. Facts. A made a promise to B to discover treasure by magic. A
दिया, बी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं जादू से तुम्हें खजाना निकाल के दे दूंगा, ठीक। तो ये बोल रहा है लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस। देखिए ये क्या हो गया, ये जो प्रॉमिस है ना, ये एक तरीके का इम्पॉसिबल प्रॉमिस है। कैसा प्रॉमिस है? ये इम्पॉसिबल प्रॉमिस है, ठीक। इम्पॉसिबल एक्ट है या फिर इम्पॉसिबल क्या है, प्रॉमिस है, ठीक। तो ए बोल रहा है लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस, बी बोल रहा है लॉ विल, देखिए जो इम्पॉसिबल प्रॉमिस है उसे तो लॉ एनफोर्स नहीं करेगा, तो ये आपका बी एलिमिनेट हो जाता है। लॉ विल एनफोर्स द प्रॉमिस ओनली इफ द ऑप्शन ऑफ ए, लॉ विल एनफोर्स द प्रॉमिस ओनली इफ द ऑप्शन ऑफ बी। सी और डी भी किसी के ऑप्शन में ये लॉ भैया इसे एनफोर्स नहीं करेगा, ये एनफोर्सेबल है ही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक।